गुड आफ्टरनून। नमस्कार। मैं स्वदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये है अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, ये जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए यूपीएससी की तैयारी कराती है। और इस चैनल पे रोजाना मैं 1 PM पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्री कम मेंस। आप लोगों को पता ही है कि अनअकैडमी जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के घर बैठे ऑनलाइन तरीकों से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। आप इससे जुड़ेंगे तो आपको डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में, और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड में मिलेगा। आप अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहेंगे। ये हूं मैं, मेरा नाम स्वदीप कुमार। मेरे बारे में, ये मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक, ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। इन दोनों को आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे, क्योंकि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने सभी क्लास का लिंक और पीडीएफ शेयर कर देता हूं, जो आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएगा। आपको कभी इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आप लोग की जरूरत के अनुसार पर डे के न्यूज पेपर, जो भी आपको पर डे न्यूज पेपर जरूरी है, जैसे आप मान लीजिए दैनिक जागरण है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता, ये दो हिंदी के हो गए। उसके बाद इंग्लिश में आप आ जाइए तो द हिंदू और आपका इंडियन एक्सप्रेस, ये चारों का मैं पीडीएफ भी पर डे अपलोड कर देता हूँ अपने इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। आप इस लिंक के जरिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप टेलीग्राम पे जाएं और वहां पे सर्च करें अनअकैडमी स्वदीप कुमार, अनअकैडमी स्वदीप कुमार। तो वहां पे आपको मेरा चैनल में मिल जाएगा। आप वहां पे ज्वाइन करके सारी चीजें पास कर सकते हैं। और इस चैनल को आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ से आपको कोई भी डाउट हो, कोई सवाल पूछना हो, कोई बातें करनी है, तो आप भी यहाँ पे मुझसे मैसेज के द्वारा डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है। और ये जो मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आप लोग इसको जरूर फॉलो करेंगे। इस लिंक पे क्या है कि रोजाना 4 PM पे मैं एक नया क्लास शुरू किया हूँ, जिसमें मैं जितने भी हमारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब की क्लास मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो। और रोज रात को 8 बजे अनअकैडमी ऐप पर ही मैं 1 ईयर करंट के एमसीक्यू यानी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा रहा हूँ। यानी मैंने ये शुरू किया है जनवरी 2020 से लेकर के, और ये मैं आप लोगों को कराऊंगा मई 2021 तक के सारे कराऊंगा, क्योंकि जून में एग्जाम है 11 जून को यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो मई तक के मैं आप लोगों को सारा यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन करिए और यहाँ पे आइए 4 बजे और 8 बजे। उन सब क्लास का लिंक मैं इस पे भेज देता हूँ, लेकिन आप इस मेरे टेलीग्राम चैनल के लिंक को भी फॉलो कर लेंगे तो जो भी इस ऐप पे मेरी क्लास होती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को आएगा। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं यहाँ पे, जो आपको मिलेंगे अनअकैडमी पे, जो आपकी तैयारियों में आपकी मदद करेंगे, हर कदम पे आपकी मदद करेंगे। और ये अपकमिंग कोर्सेज हैं अनअकैडमी की। दो तरीके का यहाँ पे प्लान है, एक प्लस और एक आइकॉनिक। दो तरीके का सब्सक्रिप्शन प्लान है। प्लस कोर्स जो होता है अनअकैडमी का, वो कंप्लीट यहाँ पे रेगुलर कोर्स होता है। यहाँ पे यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल पेपर, एसए, सीसैट, और सीसैट तो खैर प्रीलिम्स में ही आता है, ऑप्शनल, एसए और टेस्ट सीरीज वगैरह कंप्लीट कोर्स की आपके यहाँ पे तैयारी होगी। और उसके लिए प्लस पे आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और इसका जो 12 महीने का चार्ज है यानी 1 ईयर का, वो है आपका 49,500 रुपए। लेकिन अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। करना कुछ ना, अनअकैडमी के ऐप पे जाएंगे, यूपीएससी सीएससी में जाएंगे तो जीएस के सब्सक्रिप्शन पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। 1 ईयर का ले लेना हो, 2 ईयर का ले लेना हो, 3 ईयर का ले लेना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिन लोगों को 2021 में एग्जाम देना है उनके लिए 1 ईयर बेस्ट है, इसको ले लें। और इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें, स्वदीप का 10% डिस्काउंट में मिलेगा। और मतलब आपका 1 साल का फीस होगा 44,550 रुपए। जिन लोगों को 2 ईयर का प्लान लेना है, 2 ईयर के प्लान का मतलब कि जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है उनके लिए 2 ईयर का प्लान बहुत ही बेहतरीन है। 72,000 रुपए इसका चार्ज है। कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इस पर भी 10% डिस्काउंट में मिलेगा और 64,800 रुपए में हो जाएगा। और जो लोग 3 साल का है, जो लोग अभी 12th में हैं, वो लोग इसको ले सकते हैं। जिन्होंने 12th में रहते हुए अपना टारगेट किया है यूपीएससी का, उनके लिए प्लान बहुत ही बेहतरीन है। इसका चार्ज है 90,000 रुपए। कोड का इस्तेमाल करेंगे इस पे भी छूट मिलेगा, यानी 81,000 रुपए में आपको 3 साल के लिए प्लान में मिल जाएगा। बहुत ही आसानी से आप 3 साल तक
पढ़ते रहिए, जीएस की तैयारी, ऑप्शनल की तैयारी, हर चीज की तैयारी करते रहिए। दूसरा जो प्लान है वो है आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस कोर्स वाली सारी चीजें सेम मिलेंगी क्योंकि कंप्लीट रेगुलर कोर्स है, यहीं पे सारे कोर्स की तैयारी होती है। इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल फीचर्स में मिलेंगे, जैसे आपको अगर पर्सनल कोच की जरूरत है वो आपको आइकॉनिक में मिलेंगे, पर्सनली वो आपकी तैयारी पे ध्यान देंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, वो उस पर फोकस करेंगे, जो भी कमियां है उसको सुधारेंगे, बताएंगे, पूरे स्टडी प्लान के साथ आपकी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। और वो पर्सनली आपको फीडबैक भी देंगे। तो जो लोग आइकॉनिक लेना चाहते हैं 12 महीने का यानी वो 1 साल का, वो 1 ईयर का, यानी जिनको 2021 में एग्जाम देना है, उनके लिए फीस है 69,500 रुपए। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे, इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा, 62,550 रुपए में 1 साल के लिए हो जाएगा। जो लोग 24 महीने का लेना चाहते हैं यानी 2 ईयर का प्लान, 1,07,000 ये उनके लिए, जिनको 2022 में यूपीएससी देना है, इसमें भी आपको डिस्काउंट में मिलेगा, फीस हो जाएगा 96,300। और जो लोग 3 साल के लिए, वही जैसे मैंने आपको बताया कि 12th जो लोग अभी हैं वो लोग प्लान किए हैं तो 1,41,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 1,26,900। ये सारा प्लान, ये सारी चीजें आप लोग चाहेंगे जीएस के अलावा ऑप्शनल का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और ऑप्शनल में क्या है कि 12 महीने का जो चार्ज है, वो 1 ईयर का जो ऑप्शनल का है वो है 27,500 रुपए। लेकिन अगर इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट में मिलेगा 24,750 रुपए। अगर 2 साल के लिए आप ले लेते हैं 24 महीने के लिए ऑप्शनल, तो फीस है 40,000 रुपए। कोड के इस्तेमाल के बाद 36,000 लगेगा, 10% डिस्काउंट। 36 महीने के लिए अगर आप 3 साल के लिए ऑप्शनल ले लेते हैं तो 50,000 रुपए, कोड के इस्तेमाल के बाद 45,000 रुपए लगेंगे। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और आप लोगों को अनअकैडमी कॉम्बैट के बारे में पता ही है कि आप लोगों के लिए, जो लोग 2021 में प्रीलिम्स एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए अनअकैडमी ने एक टेस्ट सीरीज शुरू किया है, वो भी फ्री है सबके लिए, और ऑल ओवर इंडिया आपकी इसमें रैंकिंग भी होगी सभी लोगों के साथ, इसलिए जरूर ज्वाइन करिए। जो जिनको 21 में देना है प्री वो भी, जिनको नहीं देना है वो भी, क्योंकि उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसमें एनरोल करने के लिए कुछ नहीं करना, बस अनअकैडमी के मोबाइल ऐप पे जाएंगे, बहुत ही सिंपल है। मोबाइल ऐप पे जाएंगे तो वहाँ पे यूपीएससी सीएससी का जो सेक्शन है इस पे जाएंगे, और इस पे जाएंगे तो अनअकैडमी कॉम्बैट आएगा, यहीं पे इनरोल करेंगे। इनरोल करते समय एक कोड मांगेगा, तो मेरा कोड है स्वदीप, SWADEEP मेरा नाम। आप इस कोड को डाल देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फ्री में। आप फ्री में सारे टेस्ट को देंगे, और हर 14 दिन पे ये टेस्ट होगा, मतलब संडे संडे होगा, 14 दिन पे, अल्टरनेटिव संडे पे, ठीक है। ध्यान रखेंगे 45 मिनट का पूरा सेक्शन होगा, 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, और टोटल 13 टेस्ट होंगे अल्टरनेटिव संडे पे। अगला जो है वो होगा आपका 3 जनवरी 11 AM, ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आप लोगों को पता है कि 6 महीने बचे हैं अब यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के लिए। 11 जून को है प्रीलिम्स, उसके लिए अनअकैडमी 28 तारीख से 28 दिसंबर से एक फाउंडेशन बैच शुरू कर रही है, 28 दिसंबर से। तो आप लोग इस फाउंडेशन नहीं, प्री के लिए स्पेशली बैच है, तो आप लोग ये जरूर देखें, जरूर ज्वाइन करें। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा, प्रीलिम्स का टॉप एडुकेटर्स पढ़ाएंगे, टेस्ट सीरीज होगा उसका विथ एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, और उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेंगे तो इंटरव्यू वगैरह की भी तैयारी आपकी इसमें कराई जाएगी। और ये सारे कोर्स हैं उससे जुड़े हुए, एक 6 महीने का है, 1 साल का फाउंडेशन है 2022-2023 के लिए, 2 साल का फाउंडेशन, ये सारे फाउंडेशन आप इसको ज्वाइन करें। और जो भी ज्वाइन करें आप कोड ध्यान में रखें, कोड है स्वदीप, इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे कि आपको फीस में 10% का डिस्काउंट में मिल जाएगा, ठीक है। आइकॉनिक का भी अब प्राइस हाइक होने वाला है, आप लोग इसको अपग्रेड कर सकते हैं जल्द से जल्द। मैंने आइकॉनिक के बारे में बताया था कि ये सारे फीचर्स मिलेंगे, आप करके इसको जल्द से जल्द इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और एक प्लान यहाँ पे अनअकैडमी लाया है, दिसंबर 2020 तक का ही है, कभी कुछ दिनों के लिए बचा है। क्यों, एक कॉम्बो ऑफर है, जैसे आप जीएस के प्लस कोर्स में ऑप्शनल के साथ अगर एडमिशन लेते हैं तो दोनों का फीस मिला के 77,000 होता है, लेकिन अनअकैडमी अपनी तरफ से ही इसमें डिस्काउंट देके 70,153 ला रही है। 31 दिसंबर तक ये है। इसमें भी एक ऑफर ये है कि, एक ऑफर क्या है मतलब, ये तो अनअकैडमी पहले से डिस्काउंट दे रही है, इस पे भी अगर आप ये जो मेरा कोड है इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये जो डिस्काउंटेड फीस पर भी 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा, ठीक है। और आइकॉनिक का ऑप्शनल के साथ अगर ले लेते हैं तो 97,000 है, इसका भी 88,705, एक साल के लिए दोनों है। इस पे भी और इस पे भी आपको 10% डिस्काउंट 88,705 पे भी मिलेगा, अगर आप मेरे इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो। बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, जरूर ले लीजिए और इस कोड का इस्तेमाल जरूर करिए। अब हम लोग रोजाना यहाँ पे 1 PM पे पढ़ते हैं क्या, इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, और प्री
कम मेंस, ये पॉइंट ऑफ व्यू से प्री और मेंस दोनों। और आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हमने एफआर पढ़ लिया, मूल अधिकार पढ़ लिया, डीपीएसपी पढ़ लिया, और इसके पहले जो हमारी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक स्रोत क्या थे, विशेषताएं क्या थी, वो सब पढ़ाई। ये दो टॉपिक भी हो गए। आज हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी, एफडी। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है हर भारत के नागरिक के, फंडामेंटल ड्यूटीज के मूल कर्तव्य के महत्व क्या है, क्या विशेषताएं हैं, ये सब कुछ हम लोग देखते हुए चलेंगे प्री कमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ही आसान शब्दों में है, ध्यान से देखते हुए चलिए क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हुए। मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, एफडी, ये क्या है कि हमारे संविधान के 51A के द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय मूल कर्तव्य को निरूपित नहीं किया गया था। जब हमारे भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं था, ठीक है, नहीं था। अतः 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया तथा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे भारतीय संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51A के द्वारा जोड़ा गया। क्या हुआ, जो हमारा मूल संविधान बना था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज पहले नहीं थी। इसको क्या हुआ कि 1975 में सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का, एक कमेटी का गठन किया गया और उस कमेटी ने के सिफारिशों के बाद 42वां संविधान संशोधन हुआ। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में इसको शामिल किया गया, भाग 4 क, और आर्टिकल 51A में इसको जोड़ा गया। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A भाग 4 क, ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खास बात। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें, स्वर्ण सिंह ने जो उस समय उन्हीं के सिफारिश से ये हुआ, तो जो उन्होंने समिति गठित की थी 1975 में, तो उन्होंने क्या हुआ, 1975 में इन्होंने गठित की थी, तो उसमें क्या हुआ, उन्होंने क्या सिफारिश दिया, इसके बारे में ये देखिए क्या है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशें मूल कर्तव्य के बारे में 1975 में जो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिशें की थी, इन्होंने संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को उस समय जोड़ने का सुझाव दिया था। और संसद सजा या दंड दे सकती है अगर कोई कर्तव्य अनुपालन से इनकार कर दे तो। ये सब उन्होंने कहा कि संसद सजा देगी अगर कोई व्यक्ति अपने फंडामेंटल ड्यूटी, जो व्यक्ति का कर्तव्य है अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उससे अगर वो इनकार करती है तो। और मूल अधिकार को लागू करने के अधिकार या मूल कर्तव्यों के अरुचिकर होने पर कोई भी कानून इस तरह दंड लगाने का प्रावधान अदालत द्वारा नहीं करेगा। ये सब स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पे था। और कर अदायगी नागरिकों का मूल कर्तव्य होना चाहिए। जो टैक्स हम लोग भरते हैं या जो टैक्स भरना है, ये नागरिकों का मूल कर्तव्य है, टैक्स जरूर भरना चाहिए। जो लोग टैक्स के द्वारा जो नियम तय किए गए अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो। क्या है यहाँ पे समझने के लिए, देखिए कि मूल कर्तव्य बराबर नैतिक कर्तव्य प्लस नागरिक, यानी नागरिकों के जो नैतिक कर्तव्य हैं उनको ही मूल कर्तव्य कहा जाता है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान एक नैतिक कर्तव्य है। जो हमारे राष्ट्रीय प्रतीक उनका सम्मान करना ये हमारा कर्तव्य है। जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, ये सब, ठीक है। आगे देखिए, मूल कर्तव्य की टोटल संख्या 11 है। कितनी है टोटल संख्या? टोटल हमारे मूल कर्तव्य भारत के नागरिकों को कितने प्रदान किए गए फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 है। क्या कहना है? भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह क्या 11, ये देखिए, पहला, संविधान का पालन करे और संविधान के आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज और मूल कर्तव्य 11 कि हमको अपने संविधान का पालन करना है और जो संविधान में हमारे आदर्श लिखे हैं, जो संविधान की संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, उन सबका हमको आदर करना है। आगे देखिए, दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जो भी प्रेरित करने वाले अच्छे आदर्श थे उनको अपने दिल में
रखना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। ये सब हमारे हर भारत के नागरिक का मूल कर्तव्य है। तीसरा, 11 मूल कर्तव्य ध्यान में रखेंगे। तीसरा, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करनी होगी और उसे हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखना होगा। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा भी करें। अगर जरूरत पड़ा तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए हर नागरिक को आगे आना होगा। ये सब फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ये चौथा था। आगे देखिए और कौन कौन से मूल कर्तव्य हैं। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। ये है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज। छठा है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें। जो भी हमारी पुरानी संस्कृति चली आ रही है, जो भी हमारी परंपरा है, उनका महत्व समझें और उसका पालन करें, परीक्षण करें, आदर करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें, उनका संवर्धन करें और सभी के प्रति, ये मात्र नहीं है, ये सभी के प्रति दया भाव रखें। ये प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित। ये भी आठवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। हमेशा इन चीजों में सुधार हो सकता है, उसके लिए जो भी विकास करने की जरूरत है उन सबका विकास करते रहें। अगला क्या है, सॉरी, आगे है नौवां है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति यानी जो सरकारी संपत्ति है, जो सबके लिए है, उस सबको सुरक्षित करना है और हिंसा कभी नहीं करनी है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। क्या कह रहा है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के जितने भी क्षेत्र हैं उनमें हमेशा उसको बढ़ाने का प्रयास करें, जिससे जो हमारा देश है वो हमेशा ऊंचाइयों को छूता रहे, आगे बढ़ता रहे। हमारा 11वां मूल कर्तव्य क्या है कि 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के माता पिता और जो प्रतिपाल या जो भी गार्जियन है के संरक्षक जैसा मामला हो, उन्हें शिक्षा का अवसर भी प्रदान करें, उनका संरक्षण करें और उनको शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये सब हमारे 11 मूल कर्तव्य, आप इनको जरूर ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है, मूल कर्तव्य की व्याख्या क्या क्या है। क्या है मूल कर्तव्य की व्याख्या, ये देखिए। जो पहला है कि संविधान का पालन तथा उसके आदेशों, संस्थाओं और राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करें। जैसा मैंने आप लोगों को बता ही दिया, बस इसको ध्यान से पढ़ते चलिए कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। जो दूसरा है कि राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरक आदर्शों का पालन, कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में रखे और उनका हमेशा पालन करता रहे। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा। इसमें कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य कि वो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे और इसे भारतीय नागरिकों की सर्वोच्चता की संज्ञा और इसे जो है भारतीय नागरिक के सर्वोच्च कर्तव्य की संज्ञा दी गई है, जो जरूर ध्यान में रखे। देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा, कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह देश की रक्षा करे और अगर बुलाया जाना पड़ा, कभी आवश्यकता पड़े तो राष्ट्र की सेवा करने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़ा रहे। ये सब तो मैंने आपको बता ही दिया था, फिर भी। पांचवा है भारत के लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का विकास। क्या कि भारत के सभी भागों में समान भ्रातृत्व की भावना का विकास, भाईचारे का भी विकास हो, जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से अलग हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और इस प्रकार 2 कर्तव्यों का बोध कराया गया है। पहला कि समस्त भारतीय नागरिकों के मध्य समरसता, भ्रातृत्व की भावना का विकास और स्त्रियों का सम्मान करना।
समन्वित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा की रक्षा में, कि हमारी जो संस्कृति है और जो परंपरा है उसके महत्व को हम समझें और हमेशा उसका संरक्षण करें। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सभी के प्रति दया भाव, यानी प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन्य झील ये सब है इन सब का करे और सभी प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखे। ये सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। 8वां है जो कह रहा है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद ज्ञानार्जन का विकास, इसमें प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि ये करे। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख है लोकतांत्रिक देश जैसे जापान एकमात्र है, और सामाजिक देश है जैसे लोक मूल कर्तव्यों का जो उल्लेख है लोकतांत्रिक देशों में उसमें मात्र एकमात्र जापान है, और समाजवादी देश जैसे रूस, लगभग सभी लोकतांत्रिक देश जैसे अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया आदि में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं है। और 1976 में राष्ट्रीय आपात के 1975-77 के दौरान सदा स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया और इन्हीं की सिफारिशों से 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्य की हमारी विशेषताएं क्या हैं? निम्नलिखित बिंदुओं को मूल कर्तव्य की विशेषताओं के रूप में उल्लेखित किया जाता है। क्या? पहला, उनमें कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य हैं। हमारे मूल कर्तव्य की विशेषता क्या है? हमारे मूल कर्तव्य में कुछ नैतिक कर्तव्य हैं तो कुछ नागरिक कर्तव्य भी हैं। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान एक नैतिक दायित्व है, जबकि राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर करना एक नागरिक कर्तव्य यानी मूल कर्तव्य है। और ये मूल्य भारतीय परंपरा, पौराणिक कथाओं, धर्म एवं पद्धतियों से संबंधित है, और दूसरे शब्दों में ये मूलतः भारतीय जीवन पद्धति के आंतरिक कर्तव्यों का वर्गीकरण भी है। और क्या कह रहा है मूल कर्तव्यों की विशेषताओं में? कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए है, चाहे वो नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, लेकिन मूल कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों के लिए है और विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। निदेशक तत्वों की तरह, मतलब डीपीएसपी की तरह, मूल कर्तव्य गैर न्यायोचित है और संविधान में सीधे न्यायालय के जरिए उनके क्रियान्वयन की व्याख्या नहीं की गई है, यानी उनके हनन के खिलाफ कोई कानूनी संतुष्टि नहीं है, यद्यपि संसद उपयुक्त विधान बनाकर इनके क्रियान्वयन के लिए स्वतंत्र है। कुछ मूल कर्तव्यों की हमारे आलोचना भी है। क्या आलोचना हमारे मूल कर्तव्यों की? ये देखिए निम्नलिखित आलोचना है, भाग 4 में है उल्लेखित। क्या आलोचना है? कि हमारे मूल कर्तव्यों में कर्तव्यों की सूची पूर्ण नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ अन्य कर्तव्य जैसे मतदान, कर अदायगी, परिवार नियोजन आदि समाहित नहीं है। असल में कर अदायगी के कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति की संतुष्टि मिली थी, लेकिन उसके अलावा मतदान और परिवार नियोजन ये सब उसमें शामिल नहीं है, जो कि ये मूल कर्तव्य होना चाहिए। कुछ कर्तव्य अस्पष्ट, बहुअर्थी एवं आम व्यक्ति के लिए समझने में कठिन है। उदाहरण के लिए विभिन्न शब्दों की विभिन्न व्याख्या हो सकती है, जैसे उच्च आदर्श, समग्र संस्कृति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनकी बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती हैं। ये आलोचना भी हुआ है। और क्या क्या आलोचना हमारे मूल कर्तव्य की? कि अपनी गैर न्यायोचित छवि के चलते, मतलब इसके लिए कोई न्याय का अभी नियम नहीं है भारतीय संविधान में, इन्हें आलोचकों द्वारा नैतिक आदेश करार दिया गया है कि मतलब ये आदेश है, आपको पालन करना ही करना है। और प्रसंगवश स्वर्ण सिंह समिति ने मूल कर्तव्यों को न निभाने पर अर्थदंड व सजा की सिफारिश भी की थी। और संविधान में इन्हें शामिल करने को आलोचकों द्वारा अतिरेक करार दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि संविधान में शामिल मूल कर्तव्यों को सभी को मानना है जो संविधान से संबद्ध ना भी हो। और आलोचकों ने कहा कि संविधान के भाग 4 में इनको शामिल करना मूल कर्तव्यों के मूल्य व महत्व को कम करती है और उन्हें भाग 3 के बाद जोड़ा जाना चाहिए था, ताकि वे मूल अधिकारों के बराबर रहते। ये सारी चीजें। और मूल कर्तव्यों का महत्व क्या है? हमारे जो मूल कर्तव्य है उनका महत्व क्या है? आलोचनाओं एवं विरोध के बावजूद भी मूल कर्तव्यों की विशेषताओं को निम्नलिखित दृष्टिकोण के आधार पर स्वीकार किया गया है कि अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त नागरिकों को अपने देश के प्रति कर्तव्य की याद दिलाते हैं और नागरिकों को अपने देश, अपने समाज, अपने साथी, अपने नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों के संबंध में भी जानकारी हमेशा रखनी चाहिए। ये हमारे मूल कर्तव्य का महत्व है। मूल कर्तव्य राष्ट्र विरोधी एवं समाज विरोधी गतिविधियों जैसे राष्ट्र ध्वज को जलाने, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के खिलाफ चेतावनी के रूप में कार्य करती है। आप ये सब चीजें नहीं कर सकते। मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए प्रेरणा स्रोत है और उनमें अनुशासन और प्रतिबद्धता को बढ़ाते हैं। वे इस सोच को उत्पन्न करते हैं कि नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं बल्कि राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में भी सक्रिय भागीदार है।
और मूल कर्तव्य अदालतों को किसी विधि की संवैधानिक वैधता एवं उनके परीक्षण के संबंध में सहायता करते हैं। और 1992 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि किसी कानून का संवैधानिकता की दृष्टि से व्याख्या में यदि अदालत को पता लगे कि मूल कर्तव्यों के संबंध में विधि में प्रश्न उठते हैं और अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संदर्भ में इन्हें तर्क संगत माना जा सकता है और इस प्रकार से ऐसी विधि को असंवैधानिकता से बचाया भी जा सकता है। और क्या महत्व है? मूल कर्तव्य विधि द्वारा लागू किए जाते हैं, कानून के द्वारा, और इनमें किसी के भी पूर्ण न होने पर या असफल रहने पर संसद में उचित अर्थदंड या सजा का प्रावधान संसद कर सकती है। और तत्कालीन विधि मंत्री एच.आर. गोखले जो उस समय थे, संविधान लागू होने के 26 वर्षों बाद मूल कर्तव्यों को शामिल करने के निम्नलिखित कारण बताए। स्वतंत्र भारत की बात क्या? विशेषतः जून 1975 को आपातकाल की पूर्व संध्या पर लोगों को एक वर्ग ने स्थापित विधिक व्यवस्था का सम्मान करने की अपनी मूल प्रतिबद्धता के प्रति कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी। मूल कर्तव्य संबंधी पीठों के प्रावधानों का आंदोलनकारी लोग, जिन्होंने विगत में मतलब पहले राष्ट्र विरोधी आंदोलन और संवैधानिक विद्रोह किए पर स्वयं प्रभाव होगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ने को उचित ठहराते हुए तर्क दिया कि इससे लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी। तो ये ध्यान में रखेंगे, सब पॉइंट कॉन्सेप्ट के लिए है। और उन्होंने कहा कि मूल कर्तव्यों का नैतिक मूल्य अधिकारों को कम करना नहीं होना चाहिए, लेकिन लोकतांत्रिक संतुलन बनाते हुए लोगों को अपने अधिकारों के समान कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना होगा। ये सब पॉइंट आप मूल कर्तव्यों के महत्व में पढ़ लेंगे कि संसद में विपक्ष ने संविधान में कांग्रेस सरकार द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का कड़ा भी विरोध किया। यद्यपि मोरारजी देसाई के नेतृत्व में नई जनता सरकार ने आपातकाल के बाद इन मूल कर्तव्यों को समाप्त फिर नहीं किया। उल्लेखनीय है कि नई सरकार 43वें संविधान संशोधन 1977 और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनेक परिवर्तन करना चाहती थी और यह परिलक्षित करता है कि संविधान के मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाना आवश्यक था। और यह ज्यादा स्पष्ट हो गया जब वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक और मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, वही 6 से 14 वर्ष वाला। और देखियो, और इस पे एक वर्मा समिति बनी थी जो हुआ था बाद में, वर्मा समिति में बनी थी। उसने क्या टिप्पणी दी है मूल कर्तव्य के बारे में कि नागरिकों के मूल कर्तव्यों संबंधित वर्मा समिति 1999 ने कुल मूल कर्तव्यों की पहचान व उनके क्रियान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों को लागू करने की व्यवस्थाएं की। ठीक है, जो कि निम्नलिखित है। पहला, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971। यह भारत के संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान के अनादर का निवारण करता है। यानी इस अधिनियम के तहत अगर कोई भी भारत का नागरिक इनका उल्लंघन करता है, इनका अपमान करता है, तो उसको सजा दिया जाएगा। बहुत से आपराधिक कानून लोगों के मध्य भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान, धर्म, जाति के आधार पर विभेद फैलाने वाले को दंड देने की व्यवस्था भी करते हैं। और क्या क्या कहा वर्मा समिति ने? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 जिसके द्वारा जाति एवं धर्म से संबंधित अपराधों पर दंड की व्यवस्था का प्रावधान। भारतीय दंड संहिता आईपीसी घोषणा करती है कि राष्ट्रीय अखंडता के लिए पूर्वाग्रह से ग्रस्त अभ्यारोपण और अभिकथन दंडात्मक अपराध होगा। और विधिवित क्रियान्वयन खिलाफ निवारण अधिनियम 1976 जिसके द्वारा किसी भी सांप्रदायिक संगठन और गैर कानूनी घोषित किए जाने की व्यवस्था करता है। इन सारे चीजों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। और क्या कहा वर्मा समिति ने कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 भ्रष्टाचार में संलिप्त, धर्म के आधार पर मत मांगने, लोगों में धर्म, जाति, भाषा के आधार पर विभेद बढ़ाने, संसद सदस्यों एवं राज्य विधानमंडलों को अयोग्य घोषित किए जाने की व्यवस्था करता है और उसके लिए इसके तहत दंड। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 बीसी के द्वारा शामिल हुआ, दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है। और वन संरक्षण अधिनियम 1980 वनों की अनियंत्रित कटाई और वन भूमि के गैर वन उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करने पर भी रोक लगाता है। तो ये सब ध्यान में रखेंगे। ये आज का टॉपिक था मूल अधिकार, छोटा सा टॉपिक जो यहीं पे समाप्त होता है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग इन दोनों को जरूर फॉलो कर लेंगे। और रोजाना एक क्लास 1 PM पे पॉलिटी की होती है। कल फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए चलिए, कल मुलाकात होगी 1 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।